वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए पार्ट भी जो कि आप लोग के सामने इलेक्ट्रिकल ग्रुप होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 16 लेके हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। इससे पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इस बुक का सेट 15 तक मैं पूरे के पूरे अपलोड कर चुका हूँ, वो भी सारे क्वेश्चन को मैं अब डिस्कस करते हुए। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आपका मोटिवेशनल कोट जो आप लोग को ऊर्जावान बनाएगा। ये संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने का ही नहीं है, ये संघर्ष खुद को स्थापित करने का है, ताकि हम बता सकें कि कमज़ोर हम नहीं, हमारा वक्त था। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका ये नॉलेज जो होगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन इज रहा, देख सकते हैं 16 नंबर सीट को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज के खांचों के बेयर कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर को क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ना तो कसा हुआ और ना ही ढीला होना चाहिए। यानी कि इसमें याद रखिएगा, जब भी कंडक्टर के आकार को मापते हैं तो उसका जो वायर के गेज होता है वो ना तो कसा हुआ होना चाहिए और ना ही ढीला होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग विद्युत तार या केबल्स की मोटाई को मापने करते हैं। क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड माप्स का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखिएगा, विद्युत तार या केबल्स की मोटाई को मापने के लिए करते हैं। क्लियर है? इसका शेप अगर आता है कैसा होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे यह गोलाकार आकार का होता है। क्लियर है? चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओम के नियम बताता है। और मोस्टली फ्रेंड्स, ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले ओम्स के नियम का पहला जो इक्वेशन है वो देखिए, पहला इक्वेशन अगर आप लोग जाइएगा तो पहला होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। सेकंड इक्वेशन होता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। एंड थर्ड इक्वेशन होता है वी इक्वल टू आई आर होता है। क्लियर है? ये तीन इक्वेशन होता है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें एक और इक्वेशन होता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, जे इक्वल टू सिग्मा बाय ई होता है, ए होता है। इस टाइप को भी आप लोग पढ़े होंगे। ये चारों ओम के नियम के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। चलिए, अब इसके साथ साथ याद रखिएगा, ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग इसका जो ग्राफ होता है वी और आई के बीच में, वी और आई के बीच जो ग्राफ होता है हमेशा एक लीनियर होता है। क्या होता है? ये लीनियर होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, यह रेखा सिर्फ जो होता है आप लोग का लीनियर रेखा होता है। साथ साथ यह एसी और डीसी, यह साथ साथ एसी और डीसी दोनों धारा पे ये लागू होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और साथ साथ याद रखिए, ओम का नियम तभी लागू होता है जब कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इसमें नियत होना चाहिए। अगर टेम्परेचर नियत नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो। और फ्रेंड्स, ओम आप लोग के जर्मन साइंटिस्ट थे, जिसका सिंबल ओम स्टेप से हम लोग कर सकते हैं। ओम जो होता है वह प्रतिरोध का ऐसा यूनिट भी होता है। इस चीज़ को ऑलरेडी आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? तो देखिए, आप लोगों को प्रतिरोधक बनाना है तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए आदर्श सामग्री होता है। तो मोस्टली आप लोग आंसर कर सकते हैं कार्बन। तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो कार्बन जो होता है प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है। क्लियर है? चलिए, एंड मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष के स्थान पर पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुर्रे लूप परीक्षण। याद रखिए, मुर्रे लूप परीक्षण का जो नियम होता है वह केबल के भूदोष यानी कि अर्थ फॉल्ट के स्थान पर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? साथ साथ याद रखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट देना चाहता हूँ। याद रखिएगा, सभी लूप टेस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन आता है सभी लूप टेस्ट किस पे कार्य करता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, ब्रिज नेटवर्क में कम वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो ऑलमोस्टली इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? तो द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एमॉन्ग द फॉलोइंग। तो सबसे पहले बोला पुअर बोला। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, शुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का एक कमजोर चालक होता है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। और विद्युत का सर्वोत्तम जो चालक होता है वह चांदी होता है, यानी कि चांदी को हम लोग एजी से लिखते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। क्लियर है? और चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेजिस्टिव होता है वह 1.64 होता है, 1.64 माइक्रो ओम होता है।
होता है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। देखिए मैं आप लोग को 3 को बताता हूँ जो सर्वोत्तम चालक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा सिल्वर यानी एजी होता है, उसके बाद कंपेरिजन करते हैं तो कॉपर होता है, कॉपर के बाद बात करना है तो एल्युमिनियम होता है, इसके बाद देखिएगा तो स्टील होता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अशुद्ध जल क्या होता है? विद्युत शुद्ध जल विद्युत रूप से उदासीन होता है, जिसके कारण यह विद्युत का एक कमजोर चालक माना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ एक JEFT में निम्नलिखित पैरामीटर है। ऑप्शन लिख रहा IDSS बराबर 32 माइक्रो एम्पियर, VSGS बराबर ऑफ में बोल रहा 01508 वोल्ट, VGS में लिख रहा -4.5 वोल्ट। तो ड्रेन धारा का मान क्या होगा? देखिए इसमें आप लोग फार्मूला ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो इसके लिए फार्मूला के लिए आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ID अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला आप लोग को बीच होता है I लिखेगा, फिर आप लोग को DSS करना पड़ेगा, DSS करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को सिंपल में 1 माइनस VGS कीजिएगा। क्लियर है, इसके बाद आप लोग को VP करना पड़ेगा, फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा? ऊपर में 2 लिखना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग पुट कीजिए, यानी कि देख सकते हैं आप लोग को वैल्यू क्या लिख रहा है। सबसे पहले लिख रहा है वैल्यू आप लोग का 32, तो 32 कर दिए, फिर 1 इसमें वैल्यू देखिएगा तो आप लोग का लिख रहा है -4.5, तो -4.5 लिख देंगे, फिर क्या लिख रहा है -8 ये लिख देंगे। अब पावर में क्या लिखेंगे 2। ऑलमोस्टली अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग को भी जो आंसर आएगा 6.12 माइक्रो एम्पियर, 6.12 माइक्रो एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, या ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ PPE का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बातें करते हैं PPE का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे ये एक ऐसा उपकरण है जो कार्यस्थल पर होने वाले खतरों से मानव शरीर की सुरक्षा करता है। क्लियर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स आप लोग का ये रहा HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ HRC, तो HRC का फ्यूजिंग जो घटक होता है वो 1.1 होता है। क्या होता है 1.1, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर का। तो फ्यूजिंग फैक्टर्स यानी कि फ्यूजिंग फैक्टर FF का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले लिखिएगा मैक्सिमम फ्यूजिंग धारा यानी मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट लिखिएगा, इसको डिवाइड कीजिए आप लोग को रेटेड धारा यानी कि रेटेड करंट को किससे कीजिएगा, ये आप लोग को फार्मूला होता है। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं HRC का। तो फ्रेंड्स याद रखिए HRC फ्यूज एक प्रकार का कारतूसी फ्यूज होता है। क्लियर है, और इसका जो क्षमता होता है 60 किलो वोल्ट एम्पियर से, 60 किलो वोल्ट एम्पियर से आप लोग 60 kV से होता है, आप लोग का 500 MVA होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ इलेक्ट्रोड पर, देखिए लिख रहा है इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचयन क्या कहलाता है? और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोड पर गैसों का जो संचयन होता है वो पोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलराइजेशन, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए याद रखिएगा इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचय पोलराइजेशन कहलाता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नियत वोल्टेज चार्जर की सहायता से फास्ट चार्जिंग होती है। क्या होती है? फास्ट चार्जिंग होती है, और चार्जिंग के समय घटकर लगभग आधा रह जाता है। तो ऑलमोस्टली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा नियत वोल्टेज चार्जर पर किसमें मदद करती है? तो ये वोल्टेज को क्या करता है? चार्ज करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कॉर्क स्क्रू इंगित करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कॉर्क स्क्रू जो कि हम लोग नियम को बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बोलते हैं। क्लियर है, ये ऑलमोस्टली ये जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा कॉर्क स्क्रू नियम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल का स्क्रू नियम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सवेल का स्क्रू नियम। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें याद रखिएगा विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ यदि एक अल्टरनेटर का घुमाव विद्युतीय रूप से 30 डिग्री के शॉर्ट पिच है तो इसका पिच कारक क्या होगा? और मोस्टली फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोग देख लीजिए शॉर्ट पिच। तो आप देखिएगा शॉर्ट पिच यानी SHORT शॉर्ट पिच। तो शॉर्ट पिच का अगर आप लोग वैल्यू देखिएगा तो 30 डिग्री लिख रहा है। कितना डिग्री लिख रहा है? 30 डिग्री। आप लोग को निकालना क्या है? पिच फैक्टर। तो देखिए पिच फैक्टर निकालने के लिए आपको फार्मूला करना पड़ता है cos α/2 कीजिएगा, cos α/2 कीजिएगा। और मोस्टली देखिए cos हम कर देंगे अल्फा, अल्फा का वैल्यू देखिए 30 डिग्री है, तो 30 को
2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऑलमोस्टली अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू होता है आप लोग बना लीजिए क्लास 11th के कंसेप्ट से, यानी कि cos कीजिएगा, फिर आप लोग को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग cos a माइनस बी का फॉर्मूला कीजिएगा तो क्या होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। और इस प्रकार का आप लोग सॉल्यूशन कीजिए तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 0. देखिए मैं लिख देता हूँ 0.966 आएगा, 0.966 आएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एसी तरंग के फॉर्म फैक्टर को निम्न के अनुपात के रूप में परिभाषित किया था। देखिए अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करा, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बातें करना चाहेंगे फॉर्म फैक्टर के बारे में। देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोगों को फॉर्म फैक्टर के बारे में। तो देखिए अगर आप लोग फॉर्म लिखते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग लिखिए, सबसे पहले फॉर्म लिखिए FORM। अब देखिए फॉर्म को अगर लिखते हैं तो इसका डिफिनेशन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरे पे फोकस कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले RM को अंडरलाइन कर दीजिए, क्लियर है। अब देखिए RM को अंडरलाइन किया, अब देखिए इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला लिखने के लिए करते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर है ना, तो सबसे पहले इसका लिखते हैं RMS वैल्यू। क्या लिखते हैं RMS वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड RMS वैल्यू बाय कीजिएगा तो एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोलते हैं। अब देखिएगा इसको लिखने का तरीका मैं आप लोग कभी नहीं भूलेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फॉर्म को लिखते हैं तो लास्ट डिजिट क्या है 2 डिजिट RM है, तो ऑलमोस्टली जो लास्ट में उसे फर्स्ट में कर यानी RMS बटा एवरेज कर दीजिएगा। इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं, क्लियर है। और याद रखिए फ्रेंड्स फॉर्म फैक्टर RMS यानी धारा के लिए जो वैल्यू होता है इसमें, इसका वैल्यू अगर आप लोग निकालिए तो वो होता है 1.11 होता है। क्या होता है 1.11 होता है। कॉस यानी कि फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होता है 1.11 होता है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक चक्र को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ती धारा द्वारा किए गए समय को क्या कहते हैं। ऑलमोस्टली देखिए मैं पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया था। देखिए एक चक्र को पूरा करने के लिए तो देखिए हम लोग सबसे पहले इस टाइप से बनाते होंगे, आप इस टाइप से आप लोग किए होंगे, क्लियर है। तो एक चक्र को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ती धारा द्वारा किया गया समय को प्रतिवर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि इसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड टाइम पीरियड। अब देखिए क्वेश्चन आता है कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे ये यहाँ से लेकर आप लोग का पूरा चल रहा है यहाँ तक के, तो ये बोलते हैं इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा ये आप लोग का जो वेव चल रहा है, देखिए इस टाइप से जो आप लोग का ये जो वेव चल रहा है ना इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव, क्लियर है। और ये जो आप लोग का डिग्री बनाता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री। ये क्वेश्चन आता है इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री बोलते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन आता है एक इलेक्ट्रिकल डिग्री संपूर्ण कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, क्लियर है। तो राइट आंसर अगर जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें टाइम पीरियड होगा। ऑप्शन नहीं दिया क्या, हाँ बिल्कुल, तो टाइम पीरियड यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं टाइम पीरियड का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड टी का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है, यानी द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नो एज टाइम पीरियड, क्लियर है। अब वही बातें करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज नो एज फ्रीक्वेंसी। अब इसका यूनिट निकालेगा तो आप लोग फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स लिखा सकते हैं, क्या लिखिए हर्ट्स। अब ऐसे बोलेगा तो सेकंड इनवर्स को हम लोग बोलते हैं हर्ट्स बोलते हैं, क्लियर है। याद रखिएगा एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसके साथ साथ आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्स होता है, और जो पूरा साइकिल जो पूरा करता है उस साइकिल पर सेकंड भी इसे बोलते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो आप लोग का 14 क्वेश्चन हो चुका है एंड 15 नंबर क्वेश्चन इज नाउ। एक समांतर प्लेट संधारित्र में यदि प्रत्येक प्लेट के क्षेत्र को दो गुना और परावैद्युत को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप लोगों को मैं कल फार्मूला बताया था, सबसे पहले याद रखिएगा एक समांतर प्लेट में संधारित्र यानी कैपेसिटर को सबसे पहले फार्मूला इसका जानिए। तो सी का जो फार्मूला होता है सबसे पहले आप लोग लिखिए एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, फैराड में होता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र में यदि प्रत्येक प्लेट के क्षेत्र को, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप अगर फोकस करते हैं क्षेत्र को क्या बोल रहे दुगुना कर रहा है, क्लियर है। इसके साथ साथ बोल रहा परावैद्युत को आधा करते हैं। तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ और सॉल्व करवाता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी चल रहा है, तो परावैद्युत को क्या बोल रहा आधा कर रहा है, तो देखिए एप्सिलॉन था तो इसको हम लोग हाफ कर दिए, क्लियर है। अब देखिए क्षेत्र को दुगुना कर रहा है तो हम लोग ए को क्या कर दिए डबल टाइम्स कर दिए। अब हम लोग को क्या निकालना डी निकालना, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन अगर आप लोग निकालते देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो ऑलमोस्टली सॉल्व कीजिए तो आप लोग का एप्सिलॉन नॉट A/D क्या बचेगा डी। अब आप लोग कंपैरिजन कीजिए, ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग कंपैरिजन कर लिए होंगे। तो देखिए ये आप लोग का क्या था एप्सिलॉन नॉट A है, यहाँ भी देखिए एप्सिलॉन नॉट A है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं आया, तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर A को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं कैपेसिटर के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स कैपेसिटर के रिगार्डिंग मैं आप लोग को कल भी बताया था और आज भी मैं आप लोग को इसमें से
चार फार्मूला को एक ही बार में क्लियर करवा देता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फार्मूला को याद कीजिए, सी बराबर, कहाँ गया भाई, हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ देखिए। तो फ्रेंड्स याद रखिए पहला, तो सी का फार्मूला पहला आप लोगों को मैं क्या बताया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कीजिएगा, पहला फार्मूला ये हो गया, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों को पूछता है कैपेसिटर किसके निर्भर करता है, तो देखिए सबसे पहले ये निर्भर करता है परावैद्युतिक करता है, ए फॉर एरिया, डी फॉर डिस्टेंस पे करता है। इसके साथ साथ सी का फार्मूला होता है, देखिए सी का फार्मूला होता है क्यू बाई भी होता है, क्यू बाई भी होता है। अब यहाँ से देखिए दो चीज़ निकाल सकते हो, देखिए सबसे पहले क्यू का ऐसे मात्रा होता है कुलॉम, अच्छा विभवांतर का वोल्ट होता है, तो कुलॉम प्रति वोल्ट को बोलते हैं फैराड, क्या बोलते हैं फैराड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, क्लियर है। अब देखिए इसका यूनिट एनर्जी आता है, तो ई का जो वैल्यू होता है स्टोरेज चार्ज के लिए, तो ई का फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है रिएक्टिव इंडक्टेंस कितना, सॉरी इसका रिएक्टिव कैपेसिटेंस कितना होता है, तो ऑलमोस्टली इसको एक्सेस से डिनोटेट करते हैं। इसका फार्मूला तो 1/2 पाई एफ सी होता है, 1/2 एफ सी होता है। और इसका यूनिट अगर बात करना चाहते हैं तो इसका फ्रेंड ओम होता है, क्या होता है ये ओम होता है। तो ऑलमोस्टली इस टाइप से कर सकते हैं, क्लियर है। वही कैपेसिटर को बोलता है अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो इसका फार्मूला जो होता है, देखिए पैरेलल में अगर बातें करना चाहते हो इसमें इस टाइप से कीजिए C1 + C2। वही अगर आप लोग श्रेणी में बोलेगा तो हम लोग इस टाइप से करते हैं, यानी 1/C1 + 1/C2 कर दीजिए, ये रेजिस्टेंस का अपोजिट हो जाता है, क्लियर है। चलिए अब याद रखें कैपेसिटेंस जो होता है परिपथ में वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, याद रखिएगा परिपथ के वोल्टेज में परिवर्तन को विरोध कौन करता है, तो कैपेसिटेंस करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या आ गया, ये रहा 0.8 शक्ति गुणांक वाला परिपथ 80 वाट शक्ति का खपत करता है, तो परिपथ की प्रतिघाती शक्ति का मान VAR में निकालना। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखिए होगा ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना लीजिए होंगे। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए शक्ति गुणांक का वैल्यू 0.8 दिया है और सक्रिय शक्ति यानी कि एक्टिव पावर कितना लिख रहा है, तो 40 वाट लिख रहा है, क्लियर है। आप लोग को निकालना प्रतिघाती यानी रिएक्टिव पावर निकालना। और मोस्टली देखिए मैं आप लोग को फॉर्मूला बताया था आप लोग को, तो सबसे पहले देखिए आप लोग को प्रतिघाती शक्ति का वैल्यू पता करना होगा। तो ऑलमोस्टली मैं आप लोग को बताया था प्रतिघाती शक्ति के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला S लिखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग S का फार्मूला अगर लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं P इंटू साइन फाई करते हैं, P इंटू साइन फाई करते हैं, क्लियर। ये आप लोग को फार्मूला होता है। तो इसके रिकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से S का वैल्यू और मोस्टली S का वैल्यू निकालना P, तो P का आप लोग को वैल्यू नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले छाटिए, यहाँ पे देखिए शक्ति गुणांक का वैल्यू 0.8 दिया हुआ है, क्लियर है। उसके साथ साथ देख सकते हैं आप लोग वाट यानी कितना वाट दिया, 40 वाट दिया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रतिघाती शक्ति बोलते हैं, तो प्रतिघाती शक्ति को Q लिखते हैं, Q बराबर हम लिख सकते हैं आभासी शक्ति, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आभासी शक्ति गुना, देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला होता है आभासी शक्ति गुना साइन फाई लिखते हैं। ये ऑलमोस्टली मैं फार्मूला कल डिस्कस किया था। अब यहाँ से अगर आप लोग फेस निकालिए यानी S का, देखिए आभासी शक्ति को हम लोग S बोलते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग को मैं कल बताया था, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये आभासी शक्ति को मैं डायरेक्टली वे में यहाँ पे S लिख देता हूँ, देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैं डायरेक्टली वे में यहाँ पे S लिख देता हूँ, होपफुली देखिए लिखा गया, ये S लिख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग S का वैल्यू निकालते हैं, तो ऑलमोस्टली अगर S निकालिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिघाती शक्ति को P लिखते हैं, सॉरी तो P एक यहाँ पे मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, रुकिए, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक हमारे पास तो अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए आप लोग, इसका वर्ड मीन आप लोग वेट कीजिए, मैं आप लोग को बता दूंगा इस क्वेश्चन को। इसका ट्रिक काम नहीं कर रहा, ना ही फार्मूला मेरे माइंड में आ रहा, सॉरी। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा निम्नलिखित में कौन ना अच्छा निर्वाहक है और ना ही अच्छा प्रतिरोधी है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा ठोस अवरोधी, गैस अवरोधी, तरल अवरोधी या अर्ध निर्वाहक। तो बोला कौन अच्छा, ना तो अच्छा निर्वाहक है ना ही अच्छा अवरोधी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ गुड फिनिशर नॉर अ गुड ब्लॉकर। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए ये आप लोग का जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर, क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा सेमी कंडक्टर ना तो अच्छा निर्वाहक यानी ना तो अच्छा कंडक्टर होता है ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है, क्लियर है। इसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसकी बाहरी कोश में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। और इसका प्रतिरोध ताप जो होता है वो NPR होता है, क्या होता है ये NPR, यानी कि देखिए नेगेटिव होता है
सॉरी NRT लिखिए, NRT यानी कि देखिए इसमें टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, याद रखिएगा, इसमें ये कंडीशन होता है। क्लियर है। अब बातें करना चाहते हैं एग्जांपल का, तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे। पहला लिखिएगा सिलिकॉन जिसका 14 लिखिएगा, उसके बाद आप लोग जर्मेनियम लिखिए जिससे हम लोग 32 लिखते हैं। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके लिए ट्रिक में बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले 4 लिख दीजिएगा, तो 4 के लेफ्ट साइड जो आता है यानी 1 2 3 4, जिसका वैलेंसी 1 2 3 पे आएगा, 1 2 3 आएगा। देखिए 4 को मैं साइड कर रहा हूँ, देखिए 4 आप लोग के बीच में नहीं है, जिसका वैलेंसी अगर 1 2 3 आएगा तो उससे बोलेंगे चालक। क्या बोलेंगे? चालक। क्लियर है। अब वही जिसका अगर आप लोग का 6 7 8, अगर आप लोग का 5 6 7 8 अगर आ रहा है, क्लियर है, तो इसमें आप लोग का ये कम चालक होता है। और सबसे ज़्यादा ये बीच वाला जो होता है 4 वाला, तो इससे बोलते हैं सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एनामेल वाशिन की एक पतली परत के लिए लेपित तांबे की तारों को क्या कहते हैं? और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एनामेल वाशिन की एक पतली परत के साथ लेपित तांबों के तार को इनामेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल्ड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी सुपर एनवोल्ड तार बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, सुपर एनवोल्ड तार बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी को डी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए विद्युत धारा के औसत मान का निर्धारण करें जब विद्युत धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आप लोग को एवरेज वैल्यू निकालना है। और मोस्टली मैं आप लोग को फार्मूला बताया था, इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए एक फार्मूला होता है, तो आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग को क्या निकालना है? शिखर मान। तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग शिखर मान निकालना चाहते हैं, RMS वैल्यू, हाँ शिखर वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वैल्यू होता है सबसे पहले क्या कि देखिए इसमें I मैक्सिमम, तो I मैक्सिमम की वैल्यू लिख रहा है 10 एम्पियर। क्लियर है। 10 एम्पियर लिख रहा। अब यहाँ पे 10 एम्पियर लिख दिए। आप लोगों को क्या निकालना? I एवरेज, तो I एवरेज निकालना है। सिंपल वे में याद रखिए, I एवरेज अगर आप लोग को निकालने बोलता है ना, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए फ्रेंड, देखिए सिंपल वे में क्या कीजिए, 0.637 से गुना कर दीजिए जो आप लोग का मैक्सिमम है, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 6.37 एम्पियर। क्लियर है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता दिया हूँ। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा 6.37। और मोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे इस फार्मूला को। क्लियर है। याद रखिएगा आई एवरेज, यानी आई एवरेज का जो वैल्यू होता है वह 0.637 होता है किसका? आई मैक्सिमम का। तो इसी के रिगार्डिंग क्या मैं किया, 0.637 जो है इसको हम आई मैक्सिमम का वैल्यू कितना था? 10 से, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? 6.37 एम्पियर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्धक युग्म वाई इज कैपेसिटर यूज इन एम्पलीफायर कपलिंग। प्रवर्धक युग्मक में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया था? और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, प्रवर्धक युग्मक में संधारित्र का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा हम लोग कैपेसिटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या कहता है, डीसी, देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डीसी को ब्लॉक करता है यानी कि बंद करता है, और एसी को क्या करता है? ये पास करता है। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए अब याद रखें, अब कैपेसिटर जो होता है ना विद्युत आवेशों को संग्रहित भी करता है, यानी कि विद्युत जो चार्ज होता है उसको ये संग्रहित करता है, या इनपुट और आउटपुट में डीसी मिश्रण को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें आप लोगों को बताना है दिए गए स्विच परिपथ में समान बुलियन फंक्शन किसका होगा। तो देखिए इसमें आप लोगों को बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए बुलियन एक्सप्रेशन अगर निकालिएगा इसका, सबसे पहले देखिए ये आप लोग का इस पैरेलल में जा रहा है, किस में जा रहा है? ये पैरेलल में जा रहा है। तो देखिए आप लोग का ए है, देखिए ए है लिख रहा, क्लियर है। ए देखिए आप लोग का सीरीज में जा रहा है और ये आप लोग का पैरेलल में जा रहा है। तो ऑलमोस्टली सबसे पहले सीरीज है तो हम लोग सीरीज के लिए ए ले देंगे। अब बी प्लस सी को देखिए पैरेलल में जा रहा है तो हम लोग बी को ये कर देंगे। अब पैरेलल के लिए हमेशा क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा जब भी आप लोग सीरीज में रहता है, देखिए जब भी सीरीज में रहता है, देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। सीरीज में रहता है उसे बोलते हैं और गेट, क्या बोलते हैं? और गेट बोलते हैं। क्लियर है। जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी और गेट जो होता है ना इसमें सीरीज में रहता है उसे हम लोग एंड गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड गेट बोलते हैं। ए एंड डी, यानी कि एंड गेट बोलते हैं सीरीज वाले को, ए एंड डी बोलते हैं। क्लियर है। वही अगर पैरेलल में रहता है ना तो उसे हम लोग बोलते हैं और गेट। क्या बोलते हैं? और गेट। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए ए जो आप लोग का है वो आप लोग का किस में आ रहा था? एंड में आ रहा था। और ये देखिए ये दोनों को बोलेंगे तो बी प्लस सी को हम लोग क्या करेंगे? और में कर देंगे। तो ए आप लोग का एंड में आ रहा था, ये आप लोग का और में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ेंगे और गेट और नैंड गेट के बारे में। मैं देखिए सबसे पहले और गेट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट। तो देखिए एंड गेट के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसका देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे, इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ता है। क्लियर है। इस टाइप से इसका बनाता है। वही और गेट की बात करना चाहते हैं तो इस टाइप से इसमें हम लोग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिए गए विकल्पों से अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि पहचाने, यानी कि अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि बताना। पहला बोला अर्थ रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप विधि, एक पानी के पाइप के माध्यम से भू संपर्क, या अर्थ सप्लाई। तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा अर्थिंग करने का ना, तो एक पानी की पाइप से माध्यम से भू संपर्क, ऑलमोस्टली भू संपर्क कीजिए। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो बाइनरी नंबर ए और बी का गुणनफल 1 1 0 1 1 है, और यदि ए का वैल्यू 0 1 1 है तो बी का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, जब भी स्टेप से सॉल्यूशन करते हैं तो ये जो आप लोग का बाइनरी डिजिट लिख रहा है उसका वैल्यू को हम लोग पता करेंगे कितना लिख रहा है। तो देखिए हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे आप लोग का ए और बी के गुणनफल को। तो देखिए आप किस सामने लिख रहा है 1 है, फिर 1 है, 0 है, 1 1 है। देखिए वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मैं ट्रिक बताया था, जहाँ पे 1 है उसके ऊपर सबसे पहले जो ऊपर पावर 0 लिखेंगे, फिर क्या करते हैं 2 पर पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 पर पावर 2 लिखते हैं, फिर 2 पर पावर 3 लिखते हैं, फिर 2 पर पावर 4 है। और मोस्टली इसको लिख लीजिएगा। अब सारे जो सामने उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 को 1 से गुना किए क्या होगा 1 आ गया। फिर 2 पर पावर 1 का वैल्यू होगा 2, 2 को 1 से गुना किए तो कितना आएगा 2 हो जाना भाई यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे 2 कर दिए। फिर 2 पर पावर 2 है तो 2 पर 2 का वैल्यू 4, 4 को 0 से गुना कीजिए 0 आ गया। फिर 2 पर पावर 3 है यानी 8 को 1 से गुना कीजिए 8 आएगा। फिर 2 पर पावर 4 यानी 16, 16 को 1 से गुना कीजिए कितना आएगा 16। अब सारे को क्या कीजिए आपस में प्लस कर दीजिए। ऑलमोस्टली देखिए यहाँ भी हम लोग प्लस करेंगे, ये भी प्लस करेंगे, ये भी प्लस करेंगे, ये भी प्लस करेंगे। अब आप लोग ऐड कीजिए। तो ऐड कीजिए, देखिए 16 8 24 तो 26 और 1 27, यानी कि ये आप लोग का जो लिख रहा था 27 का लिख रहा था। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग ए को जोड़ेंगे। देखिए ए को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ए के यहाँ पे लिख रहा है 0 लिख रहा है 1 1, वही ट्रिक को यूज करेंगे। यानी कि मैं क्या बताया था आप लोगों को, सबसे पहले जो संख्या उसके ऊपर लिखेंगे 2 पर पावर 0, फिर लिखे 2 पर पावर 1, फिर लिखे 2 पर पावर 2। तो देखिए 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 1। फिर 2 पर पावर 1 का वैल्यू 2, तो 2 का वैल्यू 2 को 1 से गुना कीजिए 2। फिर देखिए 2 पर पावर 0 का वैल्यू 2 4 होता है, 4 को 0 से गुना कीजिए 0। अब सारे को जोड़ देंगे और मोस्टली इसको जोड़िएगा तो 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि ये वैल्यू आप लोग का 3 लिख रहा था, ये वैल्यू 21 लिख रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, आप लोग बीच में यहाँ पे 21 लिख रहा और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा बीच के बी के लिए। तो ऑलमोस्टली 3 का पहाड़ा में 21 आता है 7 बार में, कितना आता है 7। तो हम लोग क्या करेंगे 7 नहीं लिखेंगे, 7 को तोड़ेंगे। तो देखिए 7 को तोड़ने के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर हम लोग 4 का यूज करेंगे, 1 2 4 का। तो देखिए हम लोग 1 2 4 1 2 4 का हम लोग यूज करेंगे। तो 1 2 4 का अगर हम लोग यूज करते हैं तो फ्रेंड 4 2 6 1 7 तो आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके पे 1 कर देंगे, इसका भी 1 करेंगे, इसका भी 1 करेंगे, यानी कि हम लोग करेंगे तो 1 का यूज करेंगे। तो ऑलमोस्टली इसको अगर देखेंगे तो इसमें सॉरी 21 था 27 था वहाँ पे, सॉरी आप लोग देखे होंगे यहाँ पे वैल्यू जो आया था ए गुना बी का 27 लाया था मैं, तो 27 था। और यहाँ पे जो वैल्यू था आप लोग के बीच में 3 था, और यहाँ पे लोग बी का लाना था, तो बी का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मैं कर दिया, तो 9, और आप लोग को 9 लाना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए 9 लाना तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और ये 8 लिखेंगे। अब इसका यूज करते हुए 9 लाना, तो ऑलमोस्टली सबसे पहले हम लोग 8 का प्रयोग करेंगे और 1 का, बाकी जिसका नहीं यूज किया वहाँ पे 0 लिख देंगे, यानी 1 0 0 2 होगा, 0 1 0 0 1 होगा। तो राइट आंसर अगर देखते हैं तो 1 0 0 1 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाँ ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरिंग में प्रयुक्त चालक का होना चाहिए। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता हूँ, वायरिंग में जो चालक होना चाहिए हमेशा कॉपर की होना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखिए कॉपर का जो प्रतिरोधकता होता है, तो देखिए कॉपर का जो प्रतिरोधकता होता है यानी रेजिस्टिविटी होता है वह ले होता है, क्या होता है लॉस होता है, कम होता है। वही इसका यानी कि इसका वही हम लोग बात करना चाहते हैं चालकता का, यानी कंडक्टेंस की बात करना चाहते हैं तो ये अधिक होता है। ये दोनों चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वही प्रतिरोधकता होता कितना फ्रेंड, तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे ये होता आप लोग का, आई थिंक मेरे माइंड में नहीं है लेकिन 1.72 समथिंग होता था, 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, उस उपकरण को किस उपकरण का उपयोग विक्षेपण यंत्र के अंशांकन के लिए मानक उपकरण के लिए किया था। और मोस्टली फ्रेंड्स हमेशा इसके लिए जिस मशीन का यूज करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। किसके लिए करते हैं, सेकेंडरी का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा सेकेंडरी उपयंत्र का उपयोग विक्षेपण यंत्र में अंशांकन के लिए करते हैं। क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप के प्रकार बताना। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप जो होता है वो हाइलोजन लैंप होता है। क्या होता है ये, हाइलोजन लैंप। तो राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? और मोस्टली फ्रेंड देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मॉडरेटर का जो लोग प्रयोग करते हैं वह प्रयोग तेज न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए करते हैं, तेज न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन ये पूछता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है फ्रेंड्स कि इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए मॉडरेटर में हम लोग जो यूज करते हैं सबसे पहले DTO का यूज करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं भारी जल का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ये दोनों को आप लोग याद रखिए, इसमें भारी जल के साथ साथ हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए आप लोग बता दें, DTO और मॉडरेटर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई DC शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है, तो शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, तो आर्मेचर धारा कितनी होगी? देखिए, इसके लिए मैं आप लोग को फॉर्मूला के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप लोग रेजिस्टेंस शंट का वैल्यू देखिए, रेजिस्टेंस हम लोग शंट का देखिए, यानी शंट का ऑलमोस्टली कितना लिख रहा है? 220 लिख रहा, 220 वोल्ट लिख रहा है, मैं लिख दिया हूँ। क्लियर है? उसके बाद वोल्टेज देखिए, तो ऑलमोस्टली ये वोल्टेज भी कितना लिख रहा है? 220 वोल्ट लिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले RSH में देखें, तो RSH का वैल्यू लिखा था 220 ओम लिख रहा था, तो ये लिख दिया। फिर फी का भी वैल्यू लिख रहा था आपको 220 वोल्ट। अब देखेंगे IL यानी कि लोड धारा देखेंगे, तो लोड धारा लिखा है आप लोगों को 15 एम्पीयर। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, शंट धारा निकालेंगे। तो शंट धारा का फॉर्मूला यानी ISH का फॉर्मूला होता है V/RSH होता है, V/RSH। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए, वोल्टेज का वैल्यू कितना 220 था और R शंट का वैल्यू कितना था? ऑलमोस्टली 220 दिया था। दोनों को वैल्यू निकाले तो 1 एम्पीयर आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑलमोस्टली इसका देख सकते हैं, तो 1 एम्पीयर है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर में जाएगा तो 1 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर ए को काफी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे तो हम लोग 1 एम्पीयर लाए ना, लेकिन हम लोग को निकालना क्या था? आर्मेचर धारा निकालना था। तो देखिए, आर्मेचर धारा निकालते हैं, IA निकालने को होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, L यानी IL यानी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि शंट फील्ड प्रतिरोध के साथ साथ आप लोग को ये IL के दोनों को करंट को हम लोग जोड़ देंगे। तो ऑलमोस्ट इसका वैल्यू 15 था, ये वैल्यू कितना ला? 1 लाए, तो जोड़िए तो कितना आएगा? 16 एम्पीयर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो 16 एम्पीयर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए, यदि ट्रांसमिशन लाइन में 6 चालक प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड इसे बोलते हैं डबल सर्किट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्किट लाइन। तो ऑप्शन में जाइए आप लोग, देखिए डबल सर्किट लाइन बोल रहा, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, बिल्कुल हाँ ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा, तो इसे क्या बोलेंगे? डबल सर्किट लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ याद रखिएगा, ये 132 देखिए 132 किलोवोल्ट, 132 किलोवोल्ट के साथ साथ 400 किलोवोल्ट, 132 किलोवोल्ट और 400 किलोवोल्ट लाइनों में सिंगल सर्किट और डबल सर्किट लाइन दोनों का प्रयोग किया था। क्लियर है? और एक सर्किट लाइन में 3 फेज के तार होते हैं। सबसे ऊपर का अर्थ वायर का प्रयोग किया था। सबसे पहले याद रखिए, एक सर्किट लाइन में 3 फेज के तार होते हैं और सबसे ऊपर जो होता है अर्थ वायर होता है। ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं अर्थ वायर का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। फिर फेज तार, तो फेज तार लिखिए, सबसे पहले रेड होगा, फिर क्या होगा? येलो होगा, फिर क्या होगा? ब्लू होगा। ये तीनों होता है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो ऑलमोस्टली 30 नंबर क्वेश्चन की ओर मुड़ गए हैं। तो लिख रहा है ये 30 को हासिल करने के लिए किसको हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में चलाए जाते हैं? तो देखिए, हमेशा याद रखिए, उच्च विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में चलाते हैं। तो इसके लिए हाई रिलेटिविटी यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए बल आघूर्ण क्या होगा? और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए बल आघूर्ण क्या होगा? सीधे आर्मेचर के समानुपाती होगा। यानी कि अगर आप लोग लिखिएगा तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, यानी कि आर्मेचर के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, श्रेणी मोटर के लिए जो फाई जो होता है ना, आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए I2/I1 बराबर 2 है, E2 का वैल्यू 100 है, तो E1 का वैल्यू क्या होगा? और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी TR, देखिए आदर्श ट्रांसफॉर्मेशन के लिए TR यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला क्या होता है? देखिए सबसे पहले इसको लिखने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए I2/I1, देखिए I2/I1 लिखिए ना, बराबर लिखिएगा E1/E2 लिखिएगा, E1/E2। अब इसके अनुसार सॉल्व कीजिए। तो I2/I1 का वैल्यू 2 लिख रहा, अब E1 निकालना, तो E1 को नोमिनेटर में लिखेंगे, E2 का वैल्यू 100 लिख रहा। तो आप लोग को E1 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 100 को 2 से गुना किया, यानी कितना आएगा 200। तो राइट आंसर आएगा 200 वोल्ट। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, 200 वोल्ट इज द राइट आंसर, 200 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ से फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि क्या क्वेश्चन था ये, यानी कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेने जा रहा हूँ आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहले आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखिए आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स होता है, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। तो चलिए उस चीज़ को मैं पूरे का पूरे रिकॉल करवा देता हूँ एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें आदर्श ट्रांसफार्मर में सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो पहला पॉइंट होता है, इसमें देखिए आर्मेचर धारा के लिए आदर्श ट्रांसफार्मर में 2 चीज़ होता है। सबसे पहले इसमें ट्रांसफार्मर की जो नियत हानि होता है वह 0 होता है। क्या होता है, 0 होती है, और एडी करंट और इसके साथ हिस्टैरिसीस लॉस होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा कुछ देखते हैं, किस स्टार्टर में 3 संकुचन और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में 3 संकुचन एक टाइमर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में हम लोग 3 संकुचन और एक टाइमर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 33 को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को स्टार्ट करते समय मोटर को उसके फुल वोल्टेज का 1/√3 वोल्टेज ही मिलता है। ये क्वेश्चन पूछता है, कितना मिलता है, 1/√3 मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था जीवन रक्षक प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति का अनिवार्य है। तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं यूपीएस। क्या होता है, यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है अनकरप्टिबल पावर सप्लाई, यानी अबाधित विद्युत सप्लाई होता है, क्लियर है। यूपीएस सर्ज में भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले कोई भी परमाणु होता है, किसी भी परमाणु का जो केंद्रक होता है, देखिए इस टाइप से आप लोग बनाते होंगे परमाणु। इसके बाहरी कक्षा में कल का जो क्वेश्चन आया था बाहरी कक्षा में, तो देखिए सबसे बाहरी कक्षा में जो होता है, सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर जो लगाता है वह इलेक्ट्रॉन लगाता है, लेकिन जो मिडिल में रहता है वह बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे बोलते हैं नाभिक। तो फ्रेंड्स याद रखिए परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर किस प्रकार का प्लेयर्स का प्रयोग किया जाता है। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, देखिए तार के इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर राउंड नोज प्लेयर्स का यूज करते हैं, राउंड का। तो ऑप्शन है, तो देखिए राउंड नोज प्लेयर्स का, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रकाश के किस द्वीप को प्रदत्त द्वारा दर्शाया गया। देखिए ये जो आप लोग का लिख रहा है, यानी ये जो आप लोग का है ना, ये आप लोग का जो लिख रहा है ये प्रकाश के जीनोन प्रकाश द्वीप को दर्शात कर रहा है, यानी जीनोन होगा। तो ऑप्शन है, देखता है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, तो ये आप लोग का जीनोन प्रकार का था। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रतिरोध यानी आर का जो व्युत्क्रम होता है इसे बोलते हैं 1/G। अब देखिए जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1/R बोल सकते हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ से आप लोगों को मैं 4-5 चीज़ बता देता हूँ पूरे के पूरा। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग क्या पढ़े होंगे, देखिए फार्मूला पढ़े होंगे आर बराबर, देखिए यहाँ से मैं आप लोग को 4 चीज़ बता रहा हूँ। देखिए आर बराबर पढ़े होंगे फ्रेंड्स रो इंटू लेंथ बाय एरिया, ये फार्मूला पढ़े होंगे रेजिस्टेंस के लिए। अब देखिए इसको मैं इन्वर्स कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आर का अपोजिट होता है जी, यानी कि कंडक्टेंस, ये होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसको सिग्मा से डिनोटेट करते हैं। अब ए को न्यूमरेटर में कर देंगे, लेंथ को नीचे कर दें, ये आप लोग का अपोजिट कर दें। देखिए इसका हम लोग जस्ट लाइक अपोजिट कर दिए, क्लियर है। अब देखिए सारी चीज़ का मैं यूनिट बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ऐसे मतलब क्या था, ओम होता है। उसी प्रकार इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका फुल फॉर्म ऐसा ही मात्रा होता है ओम मीटर। लेंथ, तो लेंथ का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है। और एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जी आ गया, तो जी का हम लोग जो यूनिट होता है वो ओम इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं मोह, MHO भी बोल सकते हैं, या फिर
इसको बोलते हैं सीमेन, क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ये इसे हमने बोलते हैं कंडक्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसका अगर यूनिट लिखिए तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स कीजिएगा। एरिया को ऑलरेडी आप लोग जानते थे, तो इस टाइप से आप लोग को पढ़ना होगा। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते थे। क्लियर है? चलिए अब इसमें कुछ और लिख रहा है। देखिए इंडक्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मोस्टली फ्रेंड्स मैं इंडक्टेंस के बारे में बताया था। देखिए ये आप लोग का इंडक्टेंस होता है, इस टाइप से अगर बनाते हैं तो ये आप लोग का इंडक्टेंस होता है, इसे एल से सूचित करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इंडक्टेंस के बारे में, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था इंडक्टेंस का एसआई मात्रा क्या होता है। तो ऑलमोस्टली मैं आप लोग को बताया था इंडक्टेंस का जो एसआई मात्रा होता है वह होता है हेनरी। क्या होता है? ये हेनरी होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा यह धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। क्वेश्चन आता है इंडक्टेंस का कार्य क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। याद लिख देता हूँ, धारा में परिवर्तन का विरोध कौन करता है, तो ये करता है आप लोग का इंडक्टेंस करता है। इसका यूनिट बता दिया। अब देखिए इसका अगर बोलता है इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ऑलमोस्टली फिर इंडक्टेंस को एल से सूचित करते हैं। इसका जो एसआई मात्रा होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? ये हेनरी होता है। इसके साथ साथ एक होता है स्पेसिफिक इंडक्टेंस होता है और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों का भी यूनिट क्या होगा, तो हेनरी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर है? चलिए अब इम्पीडेंस जो आप लोग का होता है, इम्पीडेंस जो होता है इस किसी का अपोजिट होता है, माइंड में भी नहीं आ रहा है इम्पीडेंस का, लेकिन जेड बराबर लिखते थे 1/y इस टाइप से। इसका एडमिटेंस का, हाँ सॉरी, एडमिटेंस का अपोजिट जो होता है वह इम्पीडेंस होता है। क्लियर है? चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो परिपथ में आवेश परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। इतने सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा आप लोग। देखिए 1 वोल्ट किसके बराबर होते हैं, और मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले 1 वोल्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th का एक कंसेप्ट है ये, तो V बराबर क्या होता है, तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे W/Q होता है। अब देखिए वर्क कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 1 वोल्ट बोलेंगे, इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो फ्रेंड लिखेंगे जूल प्रति कूलम को, जूल प्रति कूलम को। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 1 जूल प्रति कूलम को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ याद रखिएगा ये वोल्ट जो ऐसा ही मात्रा होता है विद्युत विभव का भी होता है, विद्युत विभवांतर का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वाट प्रतिरोध वाले 2 kV के लिए विद्युत हीटर की वोल्टता पात का मान क्या होगा, 20 वाट के लिए बोल रहा। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, ये वैल्यू लिख रहा है पी का वैल्यू, तो ऑलमोस्टली देखते हैं पी का वैल्यू लिख रहा है 20 वाट। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए वोल्ट लिख रहा, तो पी ये तो आप लोग को 20 वाट लिख दिया। क्लियर है? यानी कि हाँ यहाँ पे 20 वाट आप लोग का पी लिख रहा है। क्लियर है? 20 वाट प्रतिरोध वाले 2 kV के विद्युत हीटर में वोल्टता प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग पावर का वैल्यू ऑलरेडी देख सकते हैं, इतना यहाँ पे कंफ्यूजन, प्रतिरोध वाले ने ये प्रतिरोध दिया, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस आप लोग का दिया। देखिए आर जो आप लोग का दिया ना 20 लिख रहा, 20 वाट लिख रहा। क्लियर है? प्रतिरोध पी का जो वैल्यू लिख रहा है वो 20 kV लिख रहा। तो ऑलमोस्टली जानते हैं 1 kV 1 किलो में कितना 10⁻³ लिखिए, वाट लिखिएगा, ये आप लोग यहाँ पे लिख रहा है। क्लियर है? तो हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, वोल्टता निकालना है, भी निकालना है। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे V² का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R होता है, P गुना R होता है। तो यहाँ से अगर केवल V का वैल्यू निकालिएगा तो हम लोग अंडर रूट कर देंगे, P गुना R कर देंगे, P गुना R कर देंगे, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताया था, देखिए V बराबर में आप भाई हेलो 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 हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग आपको बताया था V बराबर क्या बताया था, अंडर रूट P गुना R करते हैं, अंडर रूट P गुना R करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए P का वैल्यू ऑलमोस्टली देख सकते थे कितना था, 2000 था, और R का वैल्यू कितना था, 20 था। अगर आप लोग इससे सॉल्व करते तो आप लोग के सामने 200 वोल्ट आएगा आंसर। तो राइट आंसर होगा 200 वोल्ट। तो बना सकते हैं न्यूमेरिकल, अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े और दूसरे टर्मिनल निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल से जुड़े हैं और दूसरे टर्मिनल से जुड़े हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आपको इसका पता होगा। देखिए किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी टर्मिनल जुड़े और सभी दूसरे टर्मिनल से जुड़े थे। तो जिसमें यदि किसी कनेक्शन, देखिए निम्नलिखित में किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल से जुड़े हैं और सभी दूसरे से, यानी प्रथम और दूसरे से बोल रहा। तो देखिए प्रथम और दूसरे यानी केवल 2 बारे में बोल रहा।
तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा समांतर कनेक्शन होगा। क्या होगा ये? समांतर कनेक्शन होगा। क्लियर है। और मोस्टली आप लोग जानते हो कि समांतर कनेक्शन इस टाइप से पूरा करते हैं। देखिए आप लोग रेजिस्टेंस के रूप में बनाए भी होंगे, ये क्लास 10th का कंसेप्ट था, इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए भी होंगे। क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं, तो ए या बी के रूप में जोड़ते हैं। क्लियर है। 2 भाग में केवल इसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा समांतर कनेक्शन, तो ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा, समांतर कनेक्शन में तुल्य प्रतिरोध में कमी आती है, यानी इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना उसमें रेजिस्टेंस में कमी आती है। साथ साथ याद रखिए इसमें जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है। वोल्टेज क्या होता है? ये फिक्स होता है। क्वेश्चन आते हैं इसमें वोल्टेज क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर है। अब इसमें धारा का मान जो होता है परिवर्तित होता है, यानी धारा का मान क्या होता है? बदलती रहती है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। घरेलू उपकरणों को हमेशा समांतर क्रम में सजा के रखते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए स्टार कलेक्शन, डेल्टा कलेक्शन और सीरीज कलेक्शन, ऑलमोस्टली इसके बारे में आप लोगों को मैं बताया था। चलिए मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन को मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले पैरेलल को बता दिया। देखिए डेल्टा कनेक्शन की बातें करना चाहते हैं, तो देखिए डेल्टा कनेक्शन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। डेल्टा कनेक्शन में सबसे पहले याद रखिए, डेल्टा कनेक्शन में देखिए लोड वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में दोनों इक्वल होता है। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए देखिए लोड करंट का जो वैल्यू होता है, लोड करंट का जो वैल्यू होता है वह √3 टाइम्स ऑफ होता है फेज करंट का। किसका होता है? ये फेज करंट का होता है। इस चीज़ को भी आप लोग इसमें याद रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए इसमें आर यानी रेजिस्टेंस जो होता है डेल्टा का, क्लियर है, ये आप लोग का 3 टाइम्स होता है आप लोग का आर यानी कि स्टार का होता है। इस टाइप से भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये तीनों होता है आप लोग का डेल्टा में। क्लियर है। और डेल्टा में केवल 3 कलर होता है ऑलमोस्टली। पहला होता है रेड होता है, सेकेंड होता है येलो होता है, और थर्ड क्या होता है? ब्लू होता है। ये इसमें न्यूट्रल तार नहीं होता है। इसी के साथ साथ इसमें एक और आता है, उसे बोलते शायद इसमें हम लोग बोलते RY बोलते थे। तो फ्रेंड्स RY में अगर लिखते हैं ना, नहीं ये आप लोग का उसमें आता है लैप और वेव में आता है। ये सॉरी ये लैप और वेव में आता है, इसको नहीं याद करना। अब देखिए एक स्टार कनेक्शन आता है, तो ऑलमोस्टली स्टार कनेक्शन में IL यानी कि लोड करंट बराबर होता है फेज करंट। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें लोड वोल्टेज बराबर जो होता है वह √3 टाइम्स ऑफ होता है फेज वोल्टेज का, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ RY भी इस पर अगर निकालिएगा तो 1/3 टाइम्स ऑफ R डेल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। बाकी सीरीज कनेक्शन के बारे में आप लोग ऑलरेडी पता है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा 200 वोल्ट के लाइन से जुड़े 40 वाट के एक बल्ब को जलाया जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तंतु से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, अब मैं बता दूंगा लास्ट टाइम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका याद रख कर लीजिए आंसर। 1.3 HP के बराबर होता है। 1.3 HP बराबर होता है। क्लियर है। और ये याद रखिए एक प्रकार का 1 किलोवाट में 1.3 HP यानी कि हॉर्स पावर जो होता है ब्रिटिश यूनिट होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए 1 HP का जो वैल्यू होता है वह होता है 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। वही फ्रेंड्स याद रखिए 1 मीट्रिक HP बराबर, यानी 1 मीट्रिक HP की बात करते हैं तो इसमें होता है 735.5 वाट होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। वही मोटर की रेटिंग को हम लोग HP में ज्ञात करते हैं। किस में ज्ञात करते हैं? HP में। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या था? तो ऑलमोस्टली याद रखिएगा 1 किलोवाट बराबर जो होता है 1.34 HP होता है। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोर क्या होता है? लैमिनेटेड होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। इसमें क्या कीजिए? ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। लिख रहा क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए स्लिप रिंग प्रेरण मोटर स्टार्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टार्टर का प्रकार क्या होता है? ऑलमोस्टली आप लोगों को बताया था मैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर स्टार्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाला स्टार्टर का जो नाम होता है उससे बोलते हैं हम लोग रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो करेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा करेंट ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग जो करते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए बातें करना चाहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे स्टेप। देखिए मैं यहाँ से ट्रांसफार्मर के पूरे यहाँ पे ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोग जो भी पढ़े हैं शायद एक जगह पे रिकॉल करवा दें। देखिए सबसे पहले स्टेप अप के बारे में बात करते हैं।
करते हैं। देखिए एक मैं बता रहा हूँ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहला स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में 4 पॉइंट्स को याद कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स देखिए, इसमें जो आप लोग का होता है यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, N1 के, यानी कि प्राइमरी के कंपेरिजन में। इसका ट्रांसफरेशन जो रेशियो होता है वह हमेशा 1 से अधिक होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसे करेंट ट्रांसफार्मर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, करेंट ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसके साथ साथ इग्नाइट, देखिए इग्नाइट ट्रांसफार्मर में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंस मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग उच्च धारा के मापन के लिए करते हैं। यानी इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं उच्च धारा, यानी कि अगर हाई करंट को मापना है तो हम लोग स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, यानी उच्च धारा मापन में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए, और इसका द्वितीयक वाइंडिंग कभी भी खुला नहीं रहता, यानी इसका सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी खुला नहीं रहता। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, कोई बातें करना चाहते हैं इसके बातें करना चाहते हैं स्टेप डाउन के बारे में। तो देखिए एक होता है स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, यानी स्टेप डाउन अगर लिखते हैं तो जस्ट लाइक इसका अपोजिट कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद करने के लिए क्या कि देखिए यहाँ पे N1 आप लोग का ग्रेटर होता है किसके कंपेरिजन में, N2 के। फिर देखिए K का जो वैल्यू होता है 1 के कंपेरिजन में कम होता है। फिर इसमें एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ स्टेप डाउन का जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है याद रखिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। क्या होता है ये, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसी हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स याद रखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में होता है जो होता है उसका जो रेशियो होता है 1:1 होता है। क्या होता है, 1:1 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन आप लोग का मे भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर, तो हम लोग बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर सबसे पहले वो सिद्धांत, तो मोस्टली आप लोग पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। साथ साथ उसमें केवल एक वाइंडिंग होता है। क्वेश्चन आता है ऑटो ट्रांसफार्मर में कुल कितना वाइंडिंग होता है, तो ऑलमोस्टली याद रखिए 1 होता है। क्लियर है। और उसका जो शक्ति का जो स्थानांतरण होता है वह चालन व प्रेरण से होता है। कहाँ से होता है, वो चालन व प्रेरण से होता है। और उसका जो सबसे ज़्यादा यूज जो किया था वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर में करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसका गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगा। क्या होगा, ये खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को सी को क्लिक कर सकते हैं। क्या, ठीक है। इसमें याद रखिए आप लोग ऑलमोस्टली पढ़ेंगे एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि उसके टर्मिनल क्या होते हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसके टर्मिनल पे क्या होता है, विद्युत भार में परिवर्तन के साथ वह बदल जाता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स इसमें आप लोग को एक फॉर्मूला आता है लिखने के लिए। तो आर्मेचर धारा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आर्मेचर धारा का फॉर्मूला निकालने के लिए आता है। तो सबसे पहले देखिए ई बी करते हैं, उससे ई बी का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो भी लिखते हैं माइनस करेंगे, इसमें आई ए कीजिएगा फिर आर ए कीजिएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग को आई ए आर ए निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे भी माइनस आई आर ए के लिए कर सकते हैं। क्लियर, इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहते हैं। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन अब तक का है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डिस्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या बोलते हैं, तो ऑलमोस्टली इसे हम लोग बोलते हैं प्रकीर्ण हानि। क्या बोलते हैं, मिसक्लेनियस हानि, लॉस। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी को क्लिक करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसके साथ साथ को मैं 2 पॉइंट्स को आप लोग बता रहा हूँ, याद रखिएगा। डिस्ट देखिए इसमें याद रखिए एक होता है स्ट्रे लॉस, तो देखिए स्ट्रे लॉस नहीं लिख रहा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक होता है प्रकीर्ण हानियाँ। तो प्रकीर्ण हानियाँ का जो होता है इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है चुंबकीय लॉस, मैं लिख देता हूँ चुंबकीय लॉस के साथ साथ यांत्रिक हानि, ये दोनों को साथ में करते हैं, यानी दोनों को ऐड कर दिए तो इसे बोलते हैं प्रकीर्ण लॉस बोलते हैं। चलिए एक होता है क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कुल हानि बराबर क्या होता है, तो स्थिर हानि प्लस अस्थिर हानि को बोलते हैं कुल हानि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है। ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे केवल सिरों पर उद्दीपन होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की पढ़ते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन ये लिखा, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज को किस रूप में होता है। तो ये आप लोग घर में देखे होंगे। तो हमारे घर में यानी कि भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई जो वोल्टेज होता है वो आरएमएस वोल्टेज में आता है, यानी रूट मीन स्क्वायर के रूप में आप लोगों के घर में आता है। क्लियर है। तो याद रखिए घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज के रूप में आरएमएस वोल्टेज होती है। चलिए इसके बारे में दो फैक्ट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें वी आर एम एस। देखिए वी आर एम एस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए वी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे √2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है, ये होता है फॉर्मूला। वही आप लोग को वी मैक्सिमम अगर निकालने बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे वी आर एम एस। देखिए मैं क्वेश्चन में बताया था वी आर एम एस को हम लोग √2 से गुना कर देंगे। क्लियर है। और आर एम एस मान को इफेक्टिव मान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा शुष्क सेल में विद्युत्व के रूप में कार्य करता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ डाई इलेक्ट्रिक इन ड्राई सेल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, ड्राई सेल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। साथ में याद रखिए इसका जो ईएमएफ का जो वैल्यू होता है यानी वोल्टेज होता है वह 1.5 वोल्ट होता है। क्या होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, यानी एक प्रकार क्या है ये प्राइमरी सेल है। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा है विद्युत पावर ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, डीसी मोटर या इंडक्शन मोटर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफार्मर। तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। याद रखिएगा पावर ट्रांसफार्मर 100% लोड पर निर्मित होते हैं। चलिए और ये हमेशा लोड से जुड़े होते हैं। इसमें लौह हानि और ताम्र हानि का जो रेशियो होता है यानी कि देखिए कॉपर लॉस और फिर आयरन लॉस का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। क्लियर है। इसका जो रेटिंग होता है वो 500 kVA होता है, 500 kVA होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के फील्ड कॉयल आमतौर पर किसके बने होते हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों ने बताया था डीसी मोटर के फील्ड जो कॉयल होता है हमेशा तांबा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तांबा के। तो ऑप्शन नंबर बी को अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा डीसी श्रेणी मोटर में मोटे तार का कम टर्न होता है। क्लियर है। और डीसी शंट मोटर में पतले तार के अधिक टर्न होता है। और जो पतले तार के जब अधिक होते हैं पतले तार को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मोटे तार को हम लोग किस में जोड़ते हैं, तो फ्रेंड इससे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में उत्पन्न होता है। देखिए आप लोग याद रखिएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में घर्षण से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, घर्षण से। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलबर्ट किसकी इकाई है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए गिलबर्ट जो होता है आप लोग का मैग्नेटोमोटिव फोर्स का सीजीएस मात्रक प्रणाली होती है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एमएमएफ का फुल फॉर्म क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं बता देता हूँ। तो एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। क्लियर है। और यह ईएमएफ का ही एक रूप होता है, यह ईएमएफ का ही एक प्रतिरूप होता है। क्लियर है। अब देखिए एमएमएफ जो बराबर होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे ईएमएफ बराबर, देखिए मैं एक ही चीज़ को तो ईएमएफ बराबर पढ़े होंगे तो वोल्टेज क्या, तो आई आर, यानी आई पढ़े होंगे, इसके साथ साथ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो जस्ट लाइक सेम इसको हम लोग एमएमएफ कर देते हैं। एमएमएफ बराबर जिस प्रकार यहाँ करंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स होता है, गुना रेजिस्टेंस क्या पे यहाँ पे रिलक्टेंस बोलते हैं, RECUTANS से रिलक्टेंस लिखते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एमएमएफ का जो यूनिट होता है, एमएमएफ का जो यूनिट होता है वह टर्नों की संख्या को विद्युत धारा से गुना करते हैं, यानी NI होता है। क्लियर है। और इसका जो मात्रक यानी एमएमएफ का अगर मात्रक क्वेश्चन पूछता है क्या होता है तो हमेशा याद रखिएगा एम्पियर टर्न होता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं AT। ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसका एम्पियर टर्न होता है AT, एम्पियर टर्न इसका SI मात्रक होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइजेशन इज डिफेक्ट ऑफ, यानी कि ध्रुवन का दोष होता है। ऑलमोस्टली आप लोगों को मैं बताया था ध्रुवन का दोष जो होता है सरल वोल्टाइक सेल में होता है। किसमें होता है, सरल वोल्टाइक सेल में। यानी राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। और याद रखें इसमें हमेशा H2 गैस कुचालक का होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ AC पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा AC धारा पर केवल इंडक्शन टाइप वाट मीटर ही प्रयोग करते हैं। तो इंडक्शन है, यानी राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को अच्छे से क्लिक कीजिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्योंकि इंडक्शन केवल AC पर नहीं होता, ना कि DC पर। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर याद रखिए, इसमें कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या लिखा। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा, शेडेड पोल मोटर में घूमने वाला भाग को रोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर। तो ऑप्शन है, तो रोटर यानी घूर्णक कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रोटर को घूर्णक बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखिए क्या लिख रहा। जहां आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर्स उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थिर होगा। जहां स्थिर आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर्स की उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति होती है। तो सबसे अधिक वोल्टता पतन करवाने वाली युक्ति होती है उसे बोलते हैं यूजेटी। क्या बोलते हैं? यूजेटी। यूजेटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ याद रखिएगा, यूजेटी एक प्रकार के एक ही जंक्शन वाली होती है। इसमें एक तरफ चालकता एवं नकारात्मकता प्रतिरोध होता है। गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? तो याद रखिए, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना ये जो होता है, आप देखिए गर्म करने पर चालकता यानी कि देखिए कंडक्टिविटी, गर्म अगर करते हैं तो किसी को हीट कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज किस में करता है? तो ऑलमोस्टली में बताता है सेमी कंडक्टर में, यानी कि राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए, गर्म करने पर चालकता बढ़ता है किसमें? अर्धचालक के मामले में। क्योंकि फ्रेंड इसका ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्योंकि इसका जो ताप गुणांक क्या होता है? वह ऋणात्मक होता है। यानी कि देखिए इसमें अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑलरेडी घटता है। अब रेजिस्टेंस के घटने से क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मोस्टली आप लोग जानते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अर्धचालक में कंडक्शन एवं बैलेंस बैंड के भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो फॉरवर्डिंग गैप होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है? अब इसका प्रतिरोध चालक से अधिक और कुचालक से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को उच्च वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च वोल्टेज। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अल्टरनेटर सॉफ्ट के एक सिरे पर फिक्स्ड एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो है? ऑप्शन लिख रहा, उत्तेजक, केज रोटर, अस्थारता या सेलियंट पोल रोटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो राइट आंसर लिख रहा उत्तेजक, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब याद रखिएगा, एक अल्टरनेटर के सॉफ्ट पर एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो उत्तेजक होता है। इसके साथ साथ याद रखिए, सिंक्रोनस गति का स्पीड का याद रखिए फार्मूला, यानी अल्टरनेटर जो होता है ना उसका फार्मूला याद रखिए। इसका सिंक्रोनस जो स्पीड होता है एनएस का फार्मूला याद रखिएगा 120 F अपॉन क्या होता है? पी होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा व्यक्ति को उतना क्या होगा? तो याद रखिएगा, विद्युत के प्रति शरीर का जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही व्यक्ति को कम नुकसान होगा। क्या होगा? कम होगा। तो विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा व्यक्ति को नुकसान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, सामान्य मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है वह 1000 होता है। कितना होता है? 1000 ओम होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ शुष्क अवस्था में शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह 1000 वाट से लेके 1 लाख ओम तक होता है। अब प्रतिरोध धारा प्रवाह का अवरोधक होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ऑलमोस्टली यहाँ से आर बराबर क्या होता है? V/I होता है। यानी कि देखिए वोल्टेज पर एम्पियर, तो वोल्टेज पर एम्पियर के हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑलमोस्टली आप जानते हैं ओम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 एम्पियर 230 वोल्ट आपूर्ति स्रोत से जुड़े विद्युत हीटर के इनपुट शक्ति क्या होगी? तो देखिए आप लोग यहाँ पे निकालना है और आप लोग को इनपुट शक्ति निकालना है। ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं पी का फॉर्मूला क्या होता है? V गुना I होता है। V गुना I होता है। तो देखिए वोल्टेज का वैल्यू देखेंगे तो 230 है, तो 230 लिख दिए और I का वैल्यू 10 करंट लिख रहा, तो हम लोग गुना कर देंगे तो 2300 वाट लिखिएगा। तो राइट आंसर होगा 2300 वाट, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2300 वाट है। ऑप्शन के हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए निकालने सिखाइए। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V होता है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे Q बराबर क्या होता है? तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं Q का फॉर्मूला होता है IT, तो देखिए I/T कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग का V था, तो V बराबर क्या होता है? W/Q होता है, तो V बराबर W/Q कर दिए। अब यहाँ से आप लोग को निकालना IQ/TW से। देखिए मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, देखिए यहाँ से C बराबर हम लिखेंगे IT लिख दिए थे, सॉरी यहाँ से IT था ना, फिर लिखेंगे W/Q, तो यहाँ पे Q को डायरेक्टली यहाँ पे कर दिए। क्लियर है? थोड़ा सा
यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कर। देखिए सी का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, क्यू बाय भी होता है, क्लियर है। अब देखिए क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया था आई टी होता है। अब भी तो भी बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू, तो डब्ल्यू में कर दिया यहाँ पर, क्यू को ऊपर ले गया। अब देखिए निकालता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स करंट है, तो देखिए करंट आई फोर क्या होता है, करंट होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो सबसे पहले करंट के बाद एम्पियर लिख दिए। टाइम है तो ऑलमोस्टली टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो हम लोग टी लिख दिए। अब देखिए क्यू है, तो क्यू फोर क्या होता है, जूल होता है, तो जूल का हम लोग फॉर्मूला यूनिट क्या लिखते हैं, एम एल पर पावर 2 फिर टी माइनस 2 लिखते हैं, क्लियर है। फिर यहाँ पे कार्य लिख रहा है डब्लू, तो W का फ्रेंड्स आप लोग खुद बता सकते हैं, और मोस्टली आप लोग को पता होगा। तो आप लोग पता होगा ये सॉरी W यानी होता है आप लोग का W यानी कार्य होता है। तो कार्य का भी यूनिट जो होता है, कार्य का मतलब जूल होता है। तो जूल का भी अगर आप लोग लिखिएगा तो सेम लिखिएगा, यानी एम एल पर पावर 2 टी माइनस 2 होता है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं ये तो माइनस हो जाएगा, इसमें अगर माइनस हो जाएगा तो ये तो कन्फ्यूजन कर रहा है ये। फ्रेंड्स आप लोग खुद से निकालिएगा, मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ। वैसे इसका राइट आंसर लिख रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी लिख रहा। वैसे और भी मैं देखता हूँ, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी होता है। तो क्यू बाई भी, एक मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट नहीं समझ में आ रहा, रुको 1 मिनट, इसका मैं बताता हूँ फ्रेंड, 1 मिनट ब्रेक की। वैसे सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी होता है, उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मैं भी एक इंसान हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय भी होता है, क्यू बाय भी होता है। और मोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और मोस्टली आप लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या लिखते हैं, आई टी। तो चलिए यहाँ पे आई टी लिख दिए। और भी बराबर क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बाय भी बराबर क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बाय क्यू। तो डब्ल्यू बाय क्यू जाएगा, तो ऑलमोस्टली आप लोग ऊपर लिखिएगा, डब्ल्यू बाय क्यू लिखिएगा। अब देखिए फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग फिर चेंज करें, आई टी था आई टी रह दिए, तो यहाँ पे क्यू के जगह पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, आई टी लिख दीजिएगा, और डब्ल्यू है डब्ल्यू रह दिए। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी, तो आई टी लिख दिया हूँ। भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू बाई क्यू लिख दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ये आई टी को मैं पूरे का पूरा लिख दिया हूँ, ये क्यू, तो ऑलमोस्टली क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, फिर लिख दिए डब्ल्यू का वैल्यू डब्ल्यू लिख दिया। अब यहाँ से आप लोग तोड़िए, तो देखिए आई होता है करंट, तो करंट का यूनिट क्या होता है, ऑलमोस्टली यहाँ पे एम्पियर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे टी लिखेंगे। फिर देखिए आई यानी कि करंट का क्या लिखे, एम्पियर, यानी ए लिख देंगे, फिर टाइम के लिए टी लिख देंगे। और ऑलमोस्टली यहाँ पे वर्क का क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए एम लिखते हैं, एल पर पावर 2 लिखते हैं, टी पर पावर माइनस 2 लिखते हैं। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए मैं सिंपल में आप लोग को भी सॉल्व करके ला देता हूँ। देखिए सबसे पहले एम डिनोमिनेटर में था, तो ऊपर जाएगा तो माइनस है, यानी एम माइनस 1 हो गया। अब एल देखिए यहाँ भी एल आपका 2 है, एल 2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होता है, यानी एल माइनस 2 हो गया। अब देखिए टी माइनस 2 यहाँ पे, और टी यहाँ पे 2 है, तो माइनस ऊपर जाके प्लस होगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। यहाँ पे टी पर पावर 4 हो जाएगा, और ए ऑलरेडी ए कितना था, 2 था, तो इसका राइट आंसर होगा देखिए एम पर पावर -1, एल पर पावर -2, टी पर पावर 4, ए पर पावर 2 होगा। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। तो वो आप लोग को ऑप्शन में भी था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा सी का फॉर्मूला क्यू बाय भी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। और याद रखिए एक फैराड का जो वैल्यू होता है वह 3600 कूलम होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है निम्न संयोजक का तुल्यांकित धारिता क्या होगा। तो यहाँ पे तुल्यांकित धारिता निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन क्या है। सबसे पहले अगर आप लोग फोकस करते हैं तो ये आप लोग कैपेसिटर के बारे में लिख रहा है, ये कैपेसिटर है। तो ऑलमोस्टली ये आप लोग देखिएगा तो ये आप लोग सीरीज में लिख रहा। तो हम लोग जानते हैं सीरीज में जब भी लिखता है तो हम लोग इसको क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तो 12 + 6, तो यहाँ पे 12 × 6 = 72 आ गया, और 18 × 6 कितना था, 24। तो इसको सॉल्व किया तो आप लोग यहाँ पे आ गया 3 फैराड। अब देखिए 8 फैराड और 3 फैराड ये आप लोग का पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, सम करते। तो यहाँ पे 8 फैराड था, प्लस इसको सॉल्व करने पे कितना लाए थे, तो फ्रेंड 4 लाए थे ना। देखिए फिर से कर देते, 12 × 6 कर देंगे, फिर 12 × 6 = 18, तो 4 का पढ़ा में 18, 3 बार 3 का पढ़ा में 4, यानी कि यहाँ पे 4 लाए थे। तो 18 × 4 कितना होता है, 12, तो इसका राइट आंसर होगा 12 फैराड। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी होगी। देखिए इसके लिए आप लोगों को फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोगों को बताया था NS का फार्मूला यूज कीजिएगा। तो देखिए NS का फार्मूला ले दिया, तो NS का फार्मूला क्या लिखते हैं, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी करते हैं बाई क्या करते हैं, पोल लिखते हैं। अब देखिए 120 कर दिए, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज है। अब पोल का वैल्यू अगर देखिएगा तो 4 पोल था, सॉल्व कीजिए, 4 का पढ़ा में 120 आता है 30 बार में, तो गुना कीजिए तो 1500 आएगा। तो राइट आंसर 1500 RPM।
तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसमें ए को क्लिक कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिपथ में R का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोग को रेजिस्टेंस निकालना है और मोस्टली आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसमें ये आप लोग को देखिए यहाँ पे 70 लिख रहा, तो 70 तो आप लोग को टोटल लिख रहा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑलमोस्टली इसको अगर सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम लोग ये देखिए ये R लिख रहा है 7 ओम है ये, और वैसा कुछ है ये 17 वोल्ट है ये। तो हम लोग क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए V माइनस हो जाए भाई, हाँ तो फ्रेंड्स सॉल्व करें तो V माइनस 70 लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, उसी पे क्या करें V बाई 7 लिखेंगे, बाई क्या करेंगे -2 कीजिएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो ऑलरेडी अगर V का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगा 420/12 आएगा, ये आप लोग का V का वैल्यू आ गया। हम लोग का रेजिस्टेंस निकालना था, ऑलमोस्टली R का वैल्यू क्या होता है V बाई I होता है। V का वैल्यू कितना था, तो सबसे पहले 400 करेंगे और I का वैल्यू 12/2 था, तो यहाँ से सॉल्व किए तो 17.5 ओम आएगा, 17.5 ओम आएगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए किसी सर्किट में 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पियर का करंट ले जाता है तो पूरे प्रतिरोध में वोल्टेज क्या होगा। देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इसमें देखिए V, तो V का वैल्यू कितना है तो आप लोग को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, तो ऑलमोस्टली देखते हैं रेजिस्टेंस कितना लिख रहा है 33 ओम, तो 33 ओम कर दिए, और I का वैल्यू देखिएगा तो 2 एम्पियर है, हम लोग को निकालना है V। ऑलमोस्टली यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या होता है IR होता है। अब I का वैल्यू 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 33 है, तो 33 में कितना होता है 66, तो 66 वोल्ट लिखेगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन एक सिंक्रोनस मोटर का लाभ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए हमेशा याद रखिए सिंक्रोनस मोटर जो होता है एक स्थिर गति वाला मोटर होता है। क्या होता है, एक स्थिर गति वाला मोटर होता है, और इसमें यह जो होता है निम्न गति से उच्च दक्षता यानी हाई एफिशिएंसी से इन लो स्पीड जाता है। तो राइट जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसका रोटर भी सिंक्रोनस गति पर घूमता है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सार्वत्रिक मोटर को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में किसकी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके लिए हमेशा निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज आवृत्ति की आवश्यकता होती है। राइट आंसर के लिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। हमेशा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्ट, देखिए आप लोग यूज भी करते हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जो होता है आप लोग का वह लो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लो वोल्टेज पर कार्य करते की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट क्यों जाता है टू रिड्यूस टू एडी करंट। क्लास 12 में हम याद किए थे। तो फ्रेंड्स याद किया ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट इसलिए किया जाता है ताकि उसके लैमिनेट भंवर धारा की हानि को कम कर सकते, तो रिड्यूस टू एडी करंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर दीजिएगा। बातें करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर के लैमिनेशन को, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर के लैमिनेशन को सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखिएगा सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। क्लियर है। इसका फॉर्मूला आता है, तो याद रखिएगा हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला, सॉरी एडी करंट का लॉस का फॉर्मूला होता है P बराबर KE लिख दीजिएगा, फिर आप लोग को B का स्क्वायर करना पड़ेगा, M करेगा, फिर F का स्क्वायर कीजिएगा, फिर T का स्क्वायर, फिर ये होता है फार्मूला। चलिए तो ये आप लोग को मैं 75 क्वेश्चन बताया हूँ। चलिए इसके साथ साथ मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर में अगर नियत हानि होता है, देखिए नियत हानि होता है 0, तो नियत हानि देखिए याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में नियत क्या हानि क्या होता है, तो हमेशा क्वेश्चन आता है करंट ट्रांसफार्मर में नियत हानि क्या होती है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए करंट में ट्रांसफार्मर में नियत हानि क्या होती है 0 होती है, और एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होती है। इसमें जब नियत हानि होती है तो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस में होती है। क्लियर है। चलिए ये मैं आप लोग को बताया हूँ, कैसा लगा आप लोग क्लास को बताइएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग को बताऊँ, कुछ अगर आंसर में डॉट होगा तो आप लोग देख सकते हैं ये आंसर है। क्लियर है। चलिए ये रहा आप लोग का आंसर की है और इसके साथ कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सेट नंबर आप लोग को 17 लेके आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी एंड। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय सागर कुमार। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।